पुराने समय की बात है। एक नौजवान लंबी यात्रा पर निकला। जब वह आधे रास्ते पर पहुंचा तो रात हो गई और उसे मजबूरन एक छोटे से कस्बे की सराय में रुकना पड़ा। वह सराय बहुत साधारण थी, लेकिन यात्रा की थकान को देखते हुए वही उसके लिए काफी थी। संयोग से उसी सराय में एक वृद्ध व्यक्ति भी ठहरा हुआ था, जो उसी गांव चांदनगर जा रहा था, जहां वह नौजवान भी जाना चाहता था। उस समय लोग ज्यादातर यात्रा पैदल या बैलगाड़ियों के माध्यम से करते थे और रास्ते में विश्राम लेना आम बात थी। खाने के समय दोनों की मुलाकात हुई। बातचीत में वृद्ध व्यक्ति को यह जानकर खुशी हुई कि नौजवान भी उसी गांव जा रहा है। नौजवान ने बताया कि वह चांदनगर में अब्दुल कदीर नामक एक शख्स से मिलने जा रहा है। यह सुनकर वृद्ध की खुशी और बढ़ गई और उसने कहा, बरखुरदार, तुम भी चांदनगर जा रहे हो और मैं वहीं का रहने वाला हूं। क्यों ना हम यह सफर साथ में तय करें। नौजवान ने सहमति में सिर हिलाया और कहा, बुजुर्गवार, जब सफर भी एक है और मंजिल भी एक, तो साथ चलना ही बेहतर होगा। दोनों ने वह रात बातचीत और खुशगपियों में बिताई और अगली सुबह जल्दी उठकर नाश्ता किया। फिर वे बाजार गए और अपने रास्ते के लिए खाने पीने का सामान खरीदा। इसके बाद दोनों सफर पर निकल पड़े। सफर पर निकलने से पहले नौजवान ने थोड़ा संकोच करते हुए कहा, अगर आप मेरे हमसफर बनना चाहते हैं तो मेरी एक शर्त है। यह सुनकर वृद्ध हैरान हुआ और बोला, कैसी शर्त? नौजवान ने हंसते हुए कहा, यात्रा के दौरान मैं जो कुछ भी करूंगा उस पर आप मुझसे कोई सवाल नहीं करेंगे, न हैरानी जताएंगे और न ही कोई जिज्ञासा रखेंगे। वृद्ध ने यह सुनकर कुछ पल चुप रहकर सोचा, फिर कहा, ठीक है, लेकिन कुछ नहीं। नौजवान ने कहा, अगर आपको मेरी यह शर्त मंजूर है तभी मैं आपका हमसफर बनूंगा। वृद्ध सोच में पड़ गया, लेकिन फिर सिर हिलाकर राजी हो गया। दोनों पैदल चलते हुए जंगलों और रास्तों से होते हुए चलने लगे। चलते चलते दोपहर हो गई और उन्हें थकान महसूस होने लगी। दोनों ने तय किया कि थोड़ी देर आराम कर लें। उन्होंने एक घने और छायादार पेड़ को देखा और उसी के नीचे बैठ गए। भूख भी जोर से लग रही थी। वृद्ध ने कहा, चलो भाई मियाँ, बिस्मिल्लाह पढ़कर खाना शुरू करें। लेकिन नौजवान ने हाथ उठाते हुए कहा, बुजुर्गवार, जरा ठहरिए। वृद्ध हैरान होकर बोला, अरे अब क्या हुआ? नौजवान मुस्कुराया और कहा, बस जरा रुकिए। यह कहकर उसने अपने सामान में से एक छतरी निकाली और उसे खोल लिया। वृद्ध उसे देखकर हैरान रह गया। वह सोचने लगा कि यह कैसा अजीब इंसान है। हम तो इस घने और ठंडे साए में बैठे हैं, फिर यह क्यों छतरी खोलकर बैठ गया? वह कुछ कहने ही वाला था कि अचानक उसे नौजवान की शर्त याद आई। लेकिन बुजुर्ग अपनी जुबान पर काबू न रख सका और आखिरकार पूछ ही लिया, अरे मियाँ, हम तो एक साएदार दरख्त के नीचे बैठे हैं, फिर छतरी खोलने का क्या मतलब है? नौजवान ने उसकी ओर देखा और गंभीर लहजे में कहा, बुजुर्गवार, आपने मुझसे वादा किया था कि सफर के दौरान आप मुझसे किसी बात पर सवाल नहीं करेंगे, लिहाजा अब आपके और मेरे रास्ते जुदा हैं। वृद्ध ने देखा कि नौजवान नाराज हो गया है तो फौरन घबराकर बोला, अरे मियाँ, मुझसे गलती हो गई। तुम बेशक इस सवाल का जवाब मत दो, मगर अब वादा करता हूं कि आगे कोई सवाल नहीं करूंगा। नौजवान ने उसे घूर कर देखा और कुछ पल यूं ही खामोश रहा, फिर बिना कुछ बोले खाना खाने लगा। वृद्ध भी चुपचाप खाना खाने लगा। खाने के बाद दोनों फिर से अपने सफर पर निकल पड़े। पैदल चलते चलते शाम हो गई और धीरे धीरे अंधेरा छाने लगा। रात की स्याही में अब रास्ता ठीक से दिखना भी बंद हो गया था। जंगल का इलाका था जहां किसी भी वक्त जानवर, सांप या बिच्छू हमला कर सकते थे। ऐसे में दोनों ने तय किया कि बेहतर यही होगा कि यहीं रुक जाएं और रात इसी जगह गुजार लें। सफर की थकान ने वृद्ध को थका दिया था। वो एक पेड़ के नीचे बैठ गया और उसकी मोटी जड़ के साथ पीठ टिकाई। उसने थके हुए लहजे में कहा, चलो मियाँ, तुम भी इसी तने के साथ ठेक लगाकर बैठ जाओ, थोड़ी देर आराम कर लेंगे। लेकिन नौजवान ने सिर हिलाते हुए कहा, बड़े मियाँ, ऐसा नहीं। वृद्ध हैरान होकर उसकी ओर देखने लगा और बोला, तो फिर कैसे मियाँ? नौजवान बोला, हमें ऐसा कोई पेड़ ढूंढना होगा जिसकी मोटी टहनी हो, इतनी चौड़ी कि हम दोनों का वजन उठा सके और उसका तना ऐसा हो जिस पर हम आराम से लेट सकें।
तभी तो रात आराम से गुजरेगी। वृद्ध बहुत हैरान हुआ। वह पूछने ही वाला था कि मियाँ किसी दरख्त पर क्यों, लेकिन उसे अपना वादा याद आ गया और उसने खामोशी ओढ़ ली। नौजवान ने उसे एक पेड़ के नीचे बैठा दिया और खुद एक मजबूत दरख्त की तलाश में निकल गया। वृद्ध वहीं बैठकर सोचता रहा कि क्या यह शख्स कोई समझदार है या दीवाना। हम कोई बंदर हैं जो किसी दरख्त पर चढ़कर सोएं। लेकिन फिर भी उसने खामोश रहने का फैसला किया, क्योंकि अब सवाल करना मना था। काफी देर तक नौजवान जंगल में इधर उधर भटकता रहा और अंत में उसे एक मजबूत और घना पेड़ मिल ही गया, जिसकी शाखाएं इतनी चौड़ी थीं कि दोनों उस पर सुरक्षित बैठ सकते थे। वह जल्दी जल्दी वापस आया और बोला, चलिए बड़े मियाँ, इस दरख्त पर चढ़ते हैं। वृद्ध ने थोड़ी सख्त आवाज में कहा, अरे मियाँ, तुम तो कमाल करते हो, तुम तो जवान हो, आराम से चढ़ जाओगे। मैं तो एक बूढ़ा आदमी हूं, मेरे लिए पेड़ पर चढ़ना बहुत मुश्किल है। नौजवान मुस्कुराया और बोला, बड़े मियाँ, मैं आपकी मदद करूंगा। वृद्ध थोड़ी घबराहट से बोला, क्या जरूरी है इस दरख्त पर चढ़ना? तुम चढ़कर अपनी रात गुजार लो, मैं नीचे कहीं लेट जाता हूं। लेकिन नौजवान ने याद दिलाया, आपने मुझसे वादा किया था कि सफर के दौरान कोई सवाल नहीं करेंगे और न बहस करेंगे। चलिए, मैं आपकी मदद करता हूं। अब वृद्ध समझ गया कि यह नौजवान बहुत दृढ़ निश्चयी है और उसकी बात न मानने से बात बिगड़ सकती है। लाचार होकर वह राजी हो गया। नौजवान ने बड़े इत्मीनान से वृद्ध को सहारा दिया और किसी तरह उसे दरख्त पर चढ़ा दिया। उसके बाद खुद भी उसी पेड़ पर चढ़ गया। दोनों पेड़ की मोटी शाखा पर तने के सहारे बैठ गए। वृद्ध भीतर ही भीतर चिढ़ रहा था, लेकिन अब बोल नहीं सकता था। धीरे धीरे रात गहराने लगी। वृद्ध जल्दी से सो गया, जबकि नौजवान सतर्क होकर सोने की कोशिश करता रहा। रात भर नौजवान थोड़ी थोड़ी देर में जागता रहा, ताकि कोई खतरनाक स्थिति न बन जाए। सुबह नौजवान ने नीचे उतरने में भी वृद्ध की मदद की। वे जमीन पर बैठे और बीते दिन की बची खुची रोटियां खाईं। फिर दोबारा अपने सफर पर निकल पड़े। काफी देर तक पैदल चलने के बाद एक नदी सामने आ गई। नदी को देखकर नौजवान ने ऐसा स्थान खोजने की कोशिश की जहां पानी की गहराई कम हो, ताकि वे आसानी से पार कर सकें। थोड़ी देर खोजने के बाद उसे ऐसी जगह मिल गई जहां नदी अपेक्षाकृत संकरी थी। वह मुड़कर बोला, चलिए बड़े मियाँ, अब हमें पैदल ही इस नदी को पार करना है, क्योंकि यहां कोई पुल नहीं है। वृद्ध तत्परता से तैयार हो गया और बोला, ठीक है मियाँ, चलिए। नौजवान तुरंत आगे बढ़ गया। वृद्ध ने अपने दोनों जूते उतारे और उन्हें बगल में दबाकर नौजवान के पीछे चल पड़ा। लेकिन नौजवान ने अपने नए चमकदार जूतों के साथ ही नदी में कदम रख दिया। वृद्ध हैरत में पड़ गया। ये कैसा बेवकूफ है जो अपने जूतों को पानी में डाल रहा है। लेकिन वादे के अनुसार उसने कुछ नहीं कहा, बस मन ही मन अफसोस करता रहा कि कैसे बदतमीज और नासमझ नौजवान के साथ यात्रा कर रहा है। जब नदी पार हो गई तो वृद्ध ने तुरंत अपने जूते निकालकर पहन लिए और तंजिया नजरों से नौजवान के भीगे जूतों की ओर देखा। लेकिन नौजवान पर जैसे कोई असर नहीं हुआ। वह चुपचाप आगे बढ़ता रहा, मानो जूतों की कोई अहमियत ही न हो। अब दोनों अपनी मंजिल के बिल्कुल करीब पहुंच चुके थे। भूख भी तेजी से सताने लगी थी, लेकिन नौजवान का अंदाज अब भी वैसा ही था, रुकने का नाम नहीं ले रहा था। उसने मुड़कर कहा, बड़े मियाँ, जरा तेज चलिए, हमारा सफर अब खत्म होने वाला है। कुछ ही समय बाद दोनों ने आखिरकार चांदनगर गांव में प्रवेश किया। वृद्ध थका हुआ था, लेकिन मंजिल की दस्तक ने उसे थोड़ा ताजगी दी। लेकिन उसके दिल में अभी भी उस नौजवान को लेकर कई सवाल थे, जिन्हें वह पूछ नहीं सका। वृद्ध ने नौजवान से कहा, चलो बेटा, मेरे साथ मेरे घर पर चलो। वहां मेरी बेटी है जो बहुत अच्छा खाना पकाती है। आज तुम हमारे मेहमान हो। यह बात वृद्ध व्यक्ति ने रस्मन कही, जैसे कि मेहमान नवाजी की परंपरा निभा रहा हो। लेकिन नौजवान जो वहीं अलविदा लेने के लिए खड़ा था ने कहा, मुझे इस समय अपने रिश्तेदार से मिलना है, मैं उनके घर भी नहीं ठहरूंगा। अगर ठहरना पड़ा तो यही किसी छोटी मोटी सराय में रात गुजार लूंगा। वृद्ध जो पहले ही सफर में नौजवान की अजीब हरकतों से भीतर ही भीतर झुंझलाया हुआ था, थोड़ा तल्ख लहजे में बोला, ठीक है जवान, जैसी तुम्हारी मर्जी। अब हम एक दूसरे से विदा होते हैं।
जब वह अलविदा कहने ही लगा तो नौजवान ने एक बार फिर कहा, बड़े मियाँ, जाते जाते एक बात और सुनिए। वृद्ध ठिठक गया और बोला, वो क्या? नौजवान ने कहा, जब घर में दाखिल होना तो दरवाजे पर दस्तक जरूर दीजिएगा और जरा खांस लीजिएगा ताकि घर वालों को आपकी आमद का पता चल जाए। वृद्ध थोड़ी मुस्कुराया और बोला, अच्छा मियाँ, तुम्हारी नसीहत पल्ले से बांध लेता हूं। तुम तो अक्लमंद हो, अब मुझे इजाजत दो। उसने मन ही मन मुस्कुराते हुए सोचा, कैसा अजीब आदमी है। मैं अपने ही घर जा रहा हूं, क्या मुझे वहां दस्तक देने और खांसने की जरूरत है? लेकिन वृद्ध ने जल्दी से पीछा छुड़ाने की कोशिश की और विदा लेकर अपने घर की ओर रवाना हो गया, जबकि नौजवान अपने रास्ते पर निकल पड़ा। जब वृद्ध अपने घर के दरवाजे पर पहुंचा और जैसे ही उसने चाबी निकालकर ताला खोलना चाहा, अचानक उसे नौजवान की कही हुई बात याद आ गई, दस्तक देना और खांसना मत भूलिएगा। वह फिर से मन ही मन मुस्कुराया, लेकिन न जाने क्या सोचकर उसने दरवाजे पर जोर से दस्तक दी और फिर हल्की सी खांसी भी कर दी। थोड़ी देर बाद दरवाजा खुला। सामने उसकी बेटी गुलनार बानो खड़ी थी। वृद्ध ने कहा, अरे बेटा, दरवाजा खोलने में इतनी देर क्यों कर दी? गुलनार ने सलाम किया और जवाब दिया, अब्बा जान, मैं नहा रही थी। जैसे ही बूढ़ा घर के अंदर दाखिल हुआ, हल्का जहर भरे लहजे में बोला, आज तो बेटी दिमाग कुछ पहले ही खराब हो गया है। उसकी बेटी गुलनार बानो, जो आंगन में चारपाई बिछा रही थी, तुरंत चिंतित होकर बोली, अब्बा जान, खैरियत तो है? बूढ़ा बैठते हुए बोला, अरे बेटी, क्या पूछती हो? रास्ते में एक अजीब किस्म का नौजवान मिल गया था, सफर में हम सफर बन गया। फिर यही कहते हुए वृद्ध ने पूरे सफर की दास्तान शुरू से लेकर अंत तक सुनाई, पेड़ पर चढ़ना, नदी पार करना और आखिरी नसीहत तक। गुलनार बानो बड़ी दिलचस्पी से हर बात सुनती रही। नौजवान की हर अजीब सी बात उसे बहुत समझदारी भरी महसूस हो रही थी। जब बूढ़ा किस्सा खत्म कर चुका तो गुलनार ने हल्के से पूछा, अब्बा जान, वो नौजवान अब कहाँ गया? बूढ़ा ने बताया कि वह अपने किसी रिश्तेदार से मिलने गया है, लेकिन बड़ा खुददार था। वह कह रहा था कि अगर रात गुजारनी पड़े तो सराय में गुजारूंगा, मगर रिश्तेदार के घर नहीं ठहरूंगा। लड़की थोड़ी देर सोच में पड़ गई, फिर धीरे से बोली, अब्बा जान, अगर मैं कुछ कहूं तो आप बुरा तो नहीं मानेंगे? बूढ़ा ने कहा, अक्लमंद वो कैसे बेटी? गुलनार बानो समझदारी से बोली, अब्बा जान, आपने सबसे पहले यही तो बताया कि दोपहर को आप लोग एक घने सायेदार दरख्त के नीचे बैठकर खाना खाने लगे, लेकिन उस नौजवान ने उसी वक्त छतरी खोल ली। आपको वो बात बेवकूफ़ी लगी, लेकिन सोचिए, दरख्तों पर चिड़ियों के झुंड बैठे होते हैं। अगर किसी परिंदे ने ऊपर से कुछ गिरा दिया होता, जैसे मल, तो खाना खराब हो सकता था या आपका लिबास गंदा हो जाता। बूढ़ा ने कहा, बात तो ठीक है, लेकिन बेटी, एक बात तो माननी पड़ेगी कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी में इतना अजीब आदमी नहीं देखा। सोचो, नए जूते पहनकर वह नदी के पानी में उतर गया। हमने तो जूते उतार लिए थे, लेकिन उसने तो उन्हें भी नहीं निकाला। लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा, अब्बा जान, यही तो उसकी समझदारी थी। नए जूते इंसान की जान से ज्यादा कीमती तो नहीं होते। अगर वह जूते उतारने में वक्त लगाता या पानी में पैर फिसल जाता तो गिरकर चोट खा सकता था। उस कठिन इलाके में जरा सी चूक खतरनाक हो सकती थी, इसलिए उसने सोच समझकर ही जूते पहनकर नदी पार की। बूढ़ा बेटी की बात सुनकर गहराई में डूबता गया। कुछ पल चुप रहकर फिर बोला, वाकई वो नौजवान तो बहुत समझदार था। गुलनार बानो ने हौले से कहा, जी अब्बा जान, और मैं चाहती हूं कि आप कल रात के खाने पर उसे अपने घर जरूर बुलाएं। बूढ़ा सोच में पड़ गया, मगर बेटी, मुझे क्या मालूम कि वो अभी भी अब्दुल कदीर के घर पर है या गांव से जा चुका है। लड़की ने आत्मविश्वास से कहा, अब्बा जान, उसने खुद कहा था कि वह रिश्तेदार के घर नहीं ठहरेगा और रात किसी सराय में गुजारेगा। आप सुबह जाकर सराय में देखिए, वह जरूर मिल जाएगा। आखिर वह हमारे गांव का मेहमान है और मेहमान को यूं ही जाने देना ठीक नहीं। आप उसे जरूर खाने पर बुलाएं। बूढ़ा, जो पहले ही अपनी बेटी की अक्लमंदी का कायल था, उसकी बातों से और भी प्रभावित हो गया। मुस्कुराते हुए बोला, जरूर बेटा, मैं सुबह ही सराय जाऊंगा और उस लड़के को कल शाम के खाने पर जरूर दावत दूंगा। उसके बाद गुलनार बानो ने सिर हिलाकर जवाब दिया, जी हाँ,
अब्बा जान, बिल्कुल ठीक रहेगा। अगर आप इस कहानी का अगला पार्ट देखना चाहते हैं जिसमें वो समझदार लड़का गुलबार बानू के घर खाने पर आएगा, तो अभी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट में जरूर लिखें नेक्स्ट पार्ट चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग ड्रीम बिग स्टोरीज।